Welcome to the Best Academy of Science Nagpur. In first video, we have discussed about the introduction part of chemistry, importance of chemistry, scope of chemistry and different types of branches of chemistry. In another video, means in video number 2, we have discussed about matter, types of matter, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसके इर्द गिर्द हमारी केमिस्ट्री घूमती है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर. सो मैटर के बारे में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दी है इस वीडियो नंबर 2 में, और साथ साथ हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है बीएससी के लिए, और हमारे स्पेशली केमिस्ट्री के लिए हमारे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मुलेशन या पैटर्न किस तरीके का होता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया. नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी हैव टू स्टार्ट द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द बीएससी केमिस्ट्री पेपर 1 एंड दैट इज नथिंग बट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप लोग कहते हो केमिस्ट्री 1, और जो केमिस्ट्री 2 रहेगा दोस्तों वो रहेगा आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री 1 का हमारा एग्जाम के लिए कंटेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें कौन से यूनिट है वो देख लेते हैं. सर यूनिट नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ 2 लेसन एंड फर्स्ट लेसन इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सेकेंड लेसन इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक 5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा इधर पार्ट में, और बी पार्ट के ऊपर आपको एक 5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा इधर पार्ट में, नहीं तो फिर और पार्ट में लेसन नंबर 1 के 2 एंड 2.5 मार्क के 2 क्वेश्चन, और लेसन नंबर 2 के 2.5 मार्क के 2 क्वेश्चन, ऐसा फॉर्मुलेशन रहेगा. उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो जिसमें 2 लेसन मौजूद है. फर्स्ट लेसन है आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक बॉन्ड, और सेकेंड पार्ट है कोवेलेंट बॉन्ड. उसके बाद में हम लोग चलेंगे तीसरे यूनिट के तरफ, एंड यूनिट नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ 2 लेसन एंड फर्स्ट लेसन इज केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस. अब फर्स्ट लेसन को या सेकेंड लेसन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में सर जो क्वेश्चन 3 रहेगा वो यूनिट नंबर 3 से ही रिलेट करेगा, मैंने प्रीवियसली बताया है. सो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, और बी पार्ट मैं कहूँगा दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद मैं यूनिट नंबर 4 की तरफ अगर चलता हूँ, तो यूनिट नंबर 4 में प्रीवियस सेमेस्टर तक, मतलब समर 2020 तक, मतलब अप्रैल मई जून में 2020 तक, मतलब जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी ये 3 यूनिट एज इट इज थे विदाउट चेंजिंग कंटेंट. लेकिन अब इस सेमेस्टर से, मतलब जो कुछ भी आप लोग सेमेस्टर फेस करने वाले हो उस सेमेस्टर से ये नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जिसमें से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ये जो कंटेंट है ये प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में भी था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नए सिलेबस में भी ये 3 यूनिट एज इट इज़ है. चेंज क्या हुआ है सर? प्रीवियस ओल्ड सिलेबस में लेसन नंबर 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और बी पार्ट था कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. लेकिन नए सेमेस्टर में ये हमारे ओल्ड सिलेबस था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए. लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है इस जून से नया सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो वहाँ पर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 में कोई चेंजेस नहीं. यूनिट नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज किया गया, फर्स्ट लेसन निकाल दिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो सेकेंड लेसन था कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट उसको कहा गया फर्स्ट लेसन ए पार्ट, और बी पार्ट चेंज कर दिया गया, और बी पार्ट है फूड एडल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन, फूड एडल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन, ये नया लेसन इन्वॉल्व किया गया है.
मैंने पेपर पैटर्न आप लोगों को प्रीवियसली एक्सप्लेन करके बताया है कि कौन से यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में रह सकते हैं। नाउ आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द यूनिट नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री 1 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ a lesson atomic structure and periodic properties. So now we have to start the unit number 1 of inorganic chemistry. So यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के ए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट नंबर 1 ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ए पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस फर्स्ट लेसन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो जैसे कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में मैंने मैटर के बारे में बात किया कि कौन से फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, गैसियस फॉर्म में रह सकता है, माइक्रोस्कोपिक रह सकता है, मैक्रोस्कोपिक रह सकता है, विजिबल रह सकता है, इनविजिबल रह सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में रह सकता है, कंपाउंड फॉर्म में रह सकता है, या फिर मिक्सचर फॉर्म में भी रह सकता है। लेकिन एक बात तो आप हमेशा माइंड में फिट करके रख दो कि सर मैटर कोई भी फॉर्म में हो, सर वो मैटर बना होता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मदद से। तो सर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो ये सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? विच इज द स्मॉलेस्ट indivisible part, which is the smallest indivisible part of मैटर। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ है हमारे सामने कि सर मैटर का सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्ट जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो सर क्या है वो इंडिविजिबल पार्ट? इंडिविजिबल पार्ट का मतलब समझते हो? फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर योर टेक्स्ट बुक, अगर आप टेक्स्ट बुक कंसिडर करते हो तो टेक्स्ट बुक में ढेर सारे लेसन होते हैं, लेसन में ढेर सारे पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ में ढेर सारे सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस बने होते हैं वर्ड्स से, वर्ड्स बने होते हैं अल्फ़ाबेट से। यदि मैं आपको कहूँ कि अल्फ़ाबेट किससे बने हुए हैं तो आप कहोगे सर अल्फ़ाबेट तो किसी से बने ही नहीं। अल्फ़ाबेट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी टेक्स्ट बुक। कोई भी टेक्स्ट बुक का सबसे छोटा फंडामेंटल और यूनिट जो रहेगा उसको आप लोग कहते हो अल्फ़ाबेट, जिसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते, एक के दो टुकड़े करके आप नए अल्फ़ाबेट नहीं बना सकते। सर दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट रहा क्या? अल्फ़ाबेट। इन द सेम वे मैटर कोई भी रहे सर, उस मैटर का सबसे छोटा इंडिविजिबल फंडामेंटल अनकटेबल पार्ट क्या होता है? तो हम कहेंगे द आंसर इज एटम। सर ये एटम जिनकी वजह से, जिनकी मदद से ये कायनात बनी है, ये ब्रह्मांड बना है, ये यूनिवर्स बना हुआ है, उस एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स जिन एटम से बना हुआ है, उन एटम की प्रॉपर्टीज को खोजने का काम हम लोग करेंगे कि ये एटम के अंदर रहता क्या है। सो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा कि सर ये तो आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आप लोग पढ़ चुके हो, स्पेशली 8 9 10 तक आप लोग पढ़ चुके हो। सो मैं सर इस एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊंगा, लेकिन उतना डिटेल नहीं, बिकॉज वो हमारा कोई एग्जाम का कंटेंट नहीं है। तो चलो कहाँ से शुरुआत हुई, इस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है या मैटर किन चीज़ों से बना होता है, सर ये जानने की कोशिश ये लगभग 2600 आज से 2600 साल पहले की बात है, मतलब 2020, और मान के चलो 600 साल पुराना और किस्सा, मतलब बिफोर क्रिस्ट से चल रहा है ये सिलसिला
कि मैटर ये जो फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं सर, ये मैटर के कंपोजिशन के बारे में बात करना शुरू हुआ बिफोर क्रिस्ट। और वो पहले हमारे इंडियन संत थे, इंडियन फिलोसोफर थे, और जिसको हम लोग कहते थे महर्षि कनाद। और इन महर्षि कनाद नाम के इंडियन संत या इंडियन फिलोसोफर ने बताया था कि एटम का सबसे छोटा पार्ट अगर होगा तो उसे हम कहेंगे परमाणु। सो परमाणु इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, सबसे छोटा पार्ट जो रहेगा मैटर का, जिससे हम कहेंगे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। सो उन्हें महर्षि कनाद ने नाम दिया परमाणु कि उन्हें परमाणु कहो। लेकिन महर्षि कनाद के पास में वो डाटा नहीं था। ये बात है लगभग बिफोर क्रिस्ट 600 के दौरान, मतलब आज से लगभग 2600 साल पुरानी बात। लेकिन परमाणु क्या है, परमाणु किन से बना होता है, इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन महर्षि कनाद के पास में नहीं थी। उसके बाद में आए ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस। और डिमोक्रिटस नाम के ग्रीक फिलोसोफर ने बिफोर क्रिस्ट 460 टू 370 के दौरान, 370 के दौरान मतलब महर्षि कनाद से आसपास 150 साल बाद की बात। सो ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस फाउंड that every matter is made up of a small indivisible particle, and that indivisible particle he called as atom. So atom is the smallest indivisible particle or part of matter. सर उसके बाद में सर लेकिन ये एटम करता क्या है, एटम की विशेषता क्या है, तो ये एटम का केमिस्ट्री में क्या रोल है सर, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस के पास में भी नहीं थी। उनने बस इतना ही कहा कि जो मैटर है वो बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, इंडिविजिबल पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को मैं एटम कहूँगा। एक्चुअली ग्रीक वर्ड है एटोमोज, और इस एटोमोज का इंडियन मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, अनकटेबल, जिसको और काट कर टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आप कोई इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के काट कर अलग अलग अल्फ़ाबेट नहीं बना सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। सो डिमोक्रिटस ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। सो एटोमोज ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंडियन मीनिंग होता है इनडिविजिबल या अनकटेबल। उसके बाद में आए जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने 1808 में मतलब डिमोक्रिटस के बाद कितने साल, ये आसपास 300 350 साल ये, और ये 1800 साल, मतलब आसपास 2100 साल मतलब बाद में, ये अभी मान के चलो कि लगभग 200 साल पुरानी बात है। ये आज से अगर हम लोग कहेंगे तो लगभग 200 साल पुरानी बात, कि जहाँ जॉन डाल्टन 1808 में सर इनने एक बुक पब्लिश किया था, और उस बुक का नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। सो न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। In 1808, John Dalton in 1808 published his book naming New System of Chemical Philosophy, और उस बुक में उनने कुछ पॉइंट्स दिए थे। क्या क्या पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द एटम।
सबसे पहला उनका पॉइंट था कि कोई भी मैटर ये सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्ट से बना होता है, उसे आप एटम कह रहे हो, लेकिन आप एटम के बारे में ना उसका शेप बता रहे ना साइज बता रहे हो। चीजें एटम कैसे रहता है, ऐसे हेक्सागोनल शेप का रहता है क्या, प्लेनर रहता है क्या, स्पेरिकल शेप का रहता है क्या, या कोनिकल शेप का रहता है, कौन से शेप का रहता है? तो जॉन डाल्टन कहते हैं एटम इज हार्ड स्पेरिकल शेप्ड बॉडी। स्पेरिकल शेप, जैसे कि कोई फुटबॉल की अगर बात करते हो, लेकिन हार्ड रहेगा, हार्ड स्पेरिकल शेप्ड बॉडी, पहला। सेकेंड पॉइंट उनने कहा कि एटम जो है ये इंडिविजिबल पार्ट है, मतलब उसको आर और आप डिवाइड नहीं कर सकते, सो इंडिविजिबल पार्ट। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स अपने पार्टनर चेंज करते हैं, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स takes place during the chemical reaction. So reorganization of atoms whenever the chemical reaction is carried out. For example, अगर आप लोग कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस लेते हो तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। जब ये ऑक्सीजन किसके साथ में अटैच था? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन अकेला था। लेकिन अब जब रिएक्शन हुई तो कार्बन एटम के साथ कौन जुड़ गए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब एटम्स सिर्फ अपने पार्टनर्स बदलते हैं, अपनी पोजीशन बदलते हैं। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन इस ब्रह्मांड में होगी तो सर ये एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये एटम्स की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती होगी तो कोई नए एटम्स तैयार नहीं होते होंगे या कोई एटम्स डिस्ट्रॉय भी नहीं होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं आप, कार्बन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 ही एटम हैं, राइट हैंड साइड में भी कार्बन का एक ही एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, मतलब कोई नए एटम्स भी तैयार नहीं होते ना कोई एटम डिस्ट्रॉय भी होते हैं। सो एटम्स आर कंजर्व्ड, एटम्स आर कंजर्व्ड। सर ये एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं, मतलब इनकी संख्या नहीं बदलती, और इसीलिए तो आप लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करते हो। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एटम्स के बारे में जॉन डाल्टन ने न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी नाम के अपनी बुक में पब्लिश किया। मतलब एटम्स के बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन निकलना शुरू हो गई है। हालांकि सर उसके लिए आसपास 1900 साल का सफ़र, 1900 साल क्यों कहते हैं आप लोग? सर ये हो गए 600 साल पुराने और 1800, ये मतलब आसपास 2400 साल की जर्नी तय करनी पड़ी, तब जाकर जॉन डाल्टन को एटम्स के बारे में, जिसकी मदद से पूरी कायनात, जिस पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, लगभग 2400 साल बाद में डाल्टन को इस एटम्स के बारे में कुछ इतनी इंफॉर्मेशन उनने गैदर्ड किए, और हालांकि वो सही भी साबित हो रहे थे कुछ पॉइंट। लेकिन तीनों की जो कुछ भी थेरीज थी या तीनों के जो कुछ भी पॉइंट्स थे, उनमें एक ड्रॉबैक था कि दे वेयर अनेबल टू एक्सप्लेन, फेल्स टू एक्सप्लेन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम्स के अंदर क्या रहते हैं? ठीक है, एटम्स आपने कहे कि एक स्पेरिकल बॉल की तरह होता है, मैसिव हार्ड। आपने कहे एटम्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो इंडिविजिबल पार्ट है, लेकिन क्या एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स रहते हैं क्या? सर यहाँ तक उनका माइंड नहीं पहुँचा, या फिर हम लोग कहेंगे इस समय में इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं थी, या उनकी ब्रेन इतने तक पहुँच नहीं पाया कि सर इस एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये
कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने दिए फिलोसोफर और साइंटिस्ट की मदद से दिया, लेकिन इस अब जो कुछ भी डाल्टन ने पॉइंट दिया है उस पॉइंट्स में थोड़ी सी एडिशन किया है, भरपाई किया है थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं क्या, एटम्स के अंदर भी कोई चार्जेस वार्जेस होते हैं क्या, कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं क्या, इन तीनों के पास में उन सवालों के जवाब नहीं थे। बाद में सर फैराडेज नाम के साइंटिस्ट आए और फैराडेज नाम के साइंटिस्ट ने इन 1832 माइकल फैराडे इन 1832 उनने देखा कि सर जब कोई सब्सटेंसेस हमारे पास में ऐसे है कि जिस सब्सटेंसेस का अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड यदि डीप कर देता हूँ, सो ऐसे केसेस में उन्हें पता चला कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है। सर ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को अगर कैरी कर सकता है मतलब इस सब्सटेंस के पास में, इस मैटर के पास में क्या होना चाहिए, मैटर शुड हैव सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो मैटर के पास में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहती होगी। माइकल फैराडे ने थोड़ा सा अंदाज दिया कि यदि कोई सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, चार्ज अगर फ्लो होता है तो डेफिनेटली उन सब्सटेंस के पास में कोई ना कोई ऐसी खास बातें रहती होगी, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहती होगी। मतलब तब से माइकल फैराडे के जो 2 लॉज थे, माइकल फैराडेज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद से अब साइंटिस्ट लोगों में होड़ मच चुकी थी कि सर ये एटम के अंदर भी कोई चार्ज्ड बॉडीज रहती है क्या, क्योंकि चार्ज बॉडीज रहेगी नहीं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा क्यों। सो जैसे ही फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने रखा, अब उनने कहा कि मैटर के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहती है, और उसके स्टेटमेंट के बाद में पूरे साइंटिस्ट लोगों में होड़ मच चुकी थी कि सर इस एटम के अंदर भी ऐसे ही कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते होंगे। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए सर जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट सामने आए और अब उन्होंने हमारे एटम को वाटरमेलन के साथ में कंपेयर किया। सो जे थॉमसन, अब जे थॉमसन के मुताबिक जे थॉमसन की डिस्कवरी कब की, सो लगभग इन 1896। सर इन 1896 जे थॉमसन ने एटम्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया। सो उनने डिस्चार्ज ट्यूब, अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है, आप लोग 11-12 प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखो। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से सर जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया कि कोई तो भी निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स भी एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उनने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसी समय, उसी दौरान गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने, इसी दौरान, अभी अगर एटम्स के अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है तो एटम कौन से चार्ज के रहने चाहिए, सर उसमें निगेटिव चार्ज ही अगर भरा है। थॉमसन साहब ने अगर प्रूफ करके दे ही दिए कि एटम्स के अंदर निगेटिव चार्ज होता है, और एटम्स के यदि अंदर निगेटिव चार्ज होता है तो एटम भी निगेटिव चार्ज का ही रहना चाहिए। बट द चार्ज ऑफ ओवरऑल एटम इज फाउंड टू बी 0। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों ने पढ़े। तो ये एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तभी रहता होगा जब निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई तो भी पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर रहता होगा। गोल्डस्टेन ने वही बात को माइंड में रखा, और अकॉर्डिंग टू द गोल्डस्टेन
कि अगर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर रहते हैं तो एटम ये निगेटिव चार्ज ही रहना चाहिए, लेकिन एटम कैसा दिखता है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसी चीज से उनने फाइंड आउट किया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट रहता होगा। सो पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट। और ये दोनों चीजों को मिलाकर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल को दुनिया के सामने रखा, जहां पर जे थॉमसन ने एटम को वाटरमेलन के साथ में कंपेयर किया। वाटरमेलन को अगर देखते हो तो वाटरमेलन में कवर के अंदर रेड पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं। सो रेड पार्ट इज होमोजीनियसली स्प्रेड इनसाइड द वाटरमेलन, और उस रेड पार्ट के अंदर क्या रहती है? बीजे रहती है, काली बीजे, ब्लैक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट। वैसे ही जे थॉमसन कहते हैं कि जैसे वाटरमेलन में रेड एडिबल पार्ट होता है और उस रेड एडिबल पार्ट में होती है बारीक बारीक बीजे, वैसे ही जे थॉमसन कहते हैं कि एटम का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। एटम के अंदर भी ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होगा। सो पॉजिटिव चार्ज कैन बी कंसिडर्ड और कैन बी कंपेयर्ड विद द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। और ये जो ब्लैक सीड्स है कैन बी कंपेयर्ड विद द निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सर जे थॉमसन के दौरान अब पता चल चुका था कि हमारे एटम के अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी है और पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो फैला हुआ है, सर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो ये पॉजिटिव चार्ज जो पार्ट है सर, उसको अब कैडविक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए थे। सो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन, एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ positive charge which is homogeneously spread inside the atom and where negatively charged electrons are embedded, ऐसा जे थॉमसन का कहना था। सो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ रहता होगा एटम्स के अंदर, ऐसे जे थॉमसन का कहना था। और ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज रहता है? सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नथिंग बट 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो निगेटिव -1.6022 10 to the power -19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना देखा गया? सो इलेक्ट्रॉन का मास देखा गया कितना? तो ये था 9.1094 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट भी जिसे कहा जाता है। सो ये जे थॉमसन के बारे में। उसके बाद ये और थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी मुझे कि सही में ये इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे भी प्रेजेंट रहते हैं क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज पूरा होमोजीनियसली फैला होता है क्या? तो अब तक पता चल चुका था कि एटम के अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। लेकिन रुदरफोर्ड ने फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़े हो। सो इन 1909 अर्नेस्ट रुदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, और उस गोल्ड फॉइल से उनने अल्फा रेज को जब पास किया पॉजिटिवली चार्ज, सो उसके बाद अल्फा रेज पास करने के बाद रुदरफोर्ड के मॉडल के क्या क्या अजम्पशंस थे? सो रुदरफोर्ड मॉडल का क्या क्या अजम्पशंस था? पहला, रुदरफोर्ड का इन 1909
he performed a gold foil experiment. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनने देखा कि कोई भी एटम के अंदर, जैसे थॉमसन कह रहे थे कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम भर फैला हुआ होता है, सो रुदरफोर्ड कहते हैं नहीं, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ये एक बहुत ही छोटी जगह पर कॉन्संट्रेटेड होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ कॉन्संट्रेटेड रहता है उसे कहा गया न्यूक्लियस, जो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की मदद से ही। और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी प्रेजेंट रहते हैं क्या रैंडमली, तो रुदरफोर्ड कहते नहीं, उनने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उसके बेसिस पर वो बात कर रहे हैं। एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज ऐसे होते हैं, ऐसे रुदरफोर्ड का कहना था। लेकिन अभी भी न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट रहते हैं ये बात जानना बाकी है दोस्तों। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड explain that कि the atom of any nucleus, atom of any element is atom of any element consists of a small tiny nucleus at the center where whole positive charge is concentrated and where whole mass of atom is also concentrated because electrons are very lighter, वो बहुत हल्के हैं। सो कोई भी एटम का जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और कोई भी एटम का जो वजन होता है वो न्यूक्लियस के वजन की वजह से होता है। सो अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड, द एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टाइनी न्यूक्लियस वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a specific circular path, and these paths are called as orbit. He also observed that there should be some electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons. सर ये रुदरफोर्ड का मॉडल था। रुदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस आए, ऑब्जेक्शंस कौन से थे, अब उतना डिटेल में हम लोग को पढ़ना नहीं है, हमारे एग्जाम का डाटा नहीं है भैया, ध्यान रखना। सो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ मॉडल मतलब कुछ ऑब्जेक्शंस आए, और ऑब्जेक्शंस में पता चला, ऑब्जेक्शन ये था कि कोई भी चार्ज बॉडी जब घूमती है तो धीरे धीरे उस चार्ज बॉडी की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कोई भी चार्ज बॉडी यदि रैंडमली घूमती है, कहीं पर भी घूमती है, तो ऐसे केसेस में उस चार्ज बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, और एक समय ऐसे आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। तो इससे तो कोई एटम बनेगा नहीं सर, तो ये एटम बना क्यों है फिर? रुदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सर ये सबसे पहली खामी थी हमारे रुदरफोर्ड की। उसके बाद में वैसे ही दूसरी खामी हमारे रुदरफोर्ड की थी कि इलेक्ट्रॉन, उनका कहना ऐसा था कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट रह सकते हैं, कहीं पर भी। ये जो ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर रह सकता है, ज़्यादा दूरी पर रह सकता है, और भी ज़्यादा दूरी पर रह सकता है, कितनी भी दूरी पर रह सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड सिंस ऑल पोजिशन आउटसाइड न्यूक्लियस इज अवेलेबल, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंटिन्यूअस। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि कोई भी जगह पर रह सकता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कुछ भी रह सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये कंटिन्यूअस रहती होगी, ऐसा कहना था। मतलब ये कहना था रुदरफोर्ड का, लेकिन ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कोई भी डिस्टेंस पर रिवॉल्व नहीं होते, वो एक फिक्स अंतर पर, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर ऑर्बिट होती है, जो रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रुदरफोर्ड के दौरान ही विलियम प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट आए, और विलियम प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने अब धीरे धीरे प्रोटॉन्स के बारे में बात करना शुरू किया।
कि निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पेसीज होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स कहा जाता है। तो ये प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तो वैसे गोल्डस्टेन ने किया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने प्रोटॉन्स कहे। और अब विलियम प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के अलावा, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन अभी सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ही प्रेजेंट रहते हैं क्या पूरे एटम के अंदर। सवाल ये था कि पूरे एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ही रहते हैं क्या, तो नहीं सर। कैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, लॉर्ड कैडविक नाम के साइंटिस्ट करके दिया एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की अगर बात करते हैं तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सामने पढ़ेंगे वो कोई भी मास गिनने का, बहुत छोटी लेवल पर मास गिनने का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, सामने देखेंगे उसको और डिटेल में। वैसे ही एक प्रोटॉन का अगर मास देखते हैं तो 1.0078 AMU अप्रोक्सीमेटली ये होता है। तो सर इनके माइंड में आया, कैडविक के माइंड में अगर आया कि अगर मैं एक ऑक्सीजन का एटम लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ऊपर लिखता हुआ एटॉमिक मास नंबर 16, मतलब ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि एटॉमिक नंबर यदि 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन ही रहने चाहिए। आप कह रहे हो अगर प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 प्रोटॉन्स ही रहने चाहिए, पॉझिटिव्ह चार्ज शुड बी इक्वल्स टू द निगेटिव्ह चार्ज। तर मग 8 इलेक्ट्रॉन जर असतील तर त्या इलेक्ट्रॉनचं वजन असायला पाहिजे 8 इंटू 0.00055 और यहाँ पर 8 इंटू प्रोटॉन का मास कितना है 1.0078 AMU। तो इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सर इसका मल्टीप्लिकेशन 8.8 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो ये 9 आ रहा है, मान के चलो। सर इसका आंसर तो 1 से भी कम आ रहा है, लेस देन 1। कहने का मतलब ऐसा कि यदि आप कह रहे हो कि कोई भी एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही है तो इसका मतलब सर ये ऑक्सीजन के एटम का मास ये 9 + 1 मान के चलो 9, मतलब अप्रोक्सीमेटली इस एटम का मास कितना आना चाहिए था, 9 से 10 के बीच में आना चाहिए था सर। लेकिन नहीं, इसका मास तो मुझे 16 दिखता है। इसका मतलब ये कि नहीं सर, इस एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अलावा भी कोई तो भी भारी चीज रहती है, हेवियर चीज रहती है, और वहाँ से उनने न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किए थे किन्ने, कैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी इसके पहले बताया मैंने गोल्डस्टेन, है ना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रुदरफोर्ड, और कैडविक की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैडविक। तो सर ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, इसका मतलब एटम के अंदर अब कौन रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। तो ये तो तय हो गया सर। अब ये सब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक हमारे पास में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है, दैट एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a specific circular path and this path is called as orbit। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं सर हम लोग। बाद में बोर्स नाम के साइंटिस्ट आए, और बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने रुदरफोर्ड के मॉडल पर ऑब्जेक्शन उठाया। पहला ऑब्जेक्शन कि रुदरफोर्ड साहब आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस और एटम का साइज अगर कंपेयर करते हो तो एटम मान के चलो एक क्रिकेट का ग्राउंड है,
और न्यूक्लियस मान के चलो उस क्रिकेट के ग्राउंड के सेंटर पर रखा हुआ एक छोटा सा टेनिस बॉल है या लेदर बॉल है, इतना फर्क होता है सर। तो रुदरफोर्ड का कहना ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टेनिस बॉल और बाउंड्री के बीच में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस पर रह सकते हैं, सभी जगह खाली है, ऐसा रुदरफोर्ड का कहना था। बोर्स कहते हैं नहीं, ऐसा अगर होता तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी रहती, कोई भी ऑर्बिट में फिक्स नहीं रहती, ऐसा बोर्स का कहना था। बोर्स कहते हैं आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में कोई भी डिस्टेंस पर, ऐसा अगर होगा चार्ज बॉडी अगर कोई भी डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगी तो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसपिट होते जाएगी, कम होते जाएगी, और एक समय ऐसे आएगा वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, ऐसे से तो कोई एटम बनेगा ही नहीं, ऐसा बोर्स का कहना था। बोर्स ने ऑब्जेक्शन लिए और ऑब्जेक्शन लेने के बाद अब उनने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि उनके हिसाब से कैसे रहता होगा हमारे एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। एटम के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है सर कि एटम्स के अंदर एक छोटा सा स्मॉल टाइनी न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। और ये बोर्स थ्योरी के तरफ चलते हैं, नील बोर्स। सो बोर्स थ्योरी, नील बोर्स थ्योरी। सो नील बोर्स थ्योरी के बारे में अगर बात करना है तो ये बोर जो है ये जे थॉमसन और अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे इन द सेंस नील बोर ये जे थॉमसन के पास भी कुछ महीने कुछ साल पढ़े, रुदरफोर्ड के साथ में भी कुछ महीने, मतलब उनके अंडर में कुछ महीने कुछ साल पढ़े, और उनने जे थॉमसन के कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया, कुछ लिमिटेशन को इग्नोर किया। उन्होंने रुदरफोर्ड के कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, और इनकी मदद से और थोड़ा सा प्लैंक्स थ्योरी ऑफ मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद लिया, लाइट के कुछ थ्योरीज की मदद लिए, और उनकी मदद से नील बोर्स का कहना क्या है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। सो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उनका कहना ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ डेफिनाइट पाथ ऑर्बिट फ्रॉम अ डेफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस से उतने ही दूरी पर पहली ऑर्बिट रहती होगी, न्यूक्लियस के उतने ही दूरी पर दूसरी ऑर्बिट रहती होगी, न्यूक्लियस के उतने ही दूरी पर तीसरी ऑर्बिट रहती होगी। सो फ्रॉम अ डेफिनाइट डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते होंगे, बोर्स का कहना था। उनका ऐसा कहना था कि ये जो ऑर्बिट्स है ये ऑर्बिट्स स्टेशनरी है। सो ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी, और इसी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और एक दोस्तों ध्यान रखो कि जब कभी कोई चार्ज बॉडी एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमती है तो अपने पास की एनर्जी वो लूज नहीं कर सकता, जो रुदरफोर्ड के माइंड में नहीं आया, ऐसा आप लोग कह सकते हो। सो ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी, and if the electrons is revolving in such type of stationary orbit, so there is no chance of losing energy by the electron। और इस तरीके से एक स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल एटम के कंस्ट्रक्शन के तरफ धीरे धीरे नील बोर हमें लेकर जा रहे हैं। नील बोर का तीसरा असम्पशन ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन can only revolve only in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। मतलब mvr equals to h upon 2 pi into n। मतलब ये जो ऑर्बिट है पहले ऑर्बिट के लिए n equals to 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए n equals to 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए n equals to 3, चौथे ऑर्बिट के लिए n equals to 4। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मान के चलो ये मार्कर है, मार्कर में किसी को फेंक कर मारता हूँ तो सर जो कुछ भी उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट होने वाला है दैट इज ड्यू टू द मोमेंटम क्रिएटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट।
सो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है? इस मार्कर के मास के ऊपर, इस मार्कर की वेलोसिटी के ऊपर। सो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उसको आप लोग मोमेंटम कहते हो। यदि कोई बॉडी लीनियर मोशन में जा रही है तो लीनियर मोमेंटम कहोगे, लेकिन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है। सो एंगुलर मोमेंटम जो होगा आपके इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल रहना चाहिए h/2π का। मान के चलो h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.602 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, पाई की वैल्यू 3.14 है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में रहेगा जिन ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये इंटीग्रल मल्टीपल रहेगी। मान के चलो, आंकड़े सिर्फ समझाने के लिए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। तो मान के चलो ये h/2π की वैल्यू आई है फॉर एग्जाम्पल 4, सिर्फ लिख रहा हूं मैं, इंटू n की वैल्यू 1। सो MVR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो MVR की वैल्यू 8। m की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो MVR की वैल्यू 12। कहने का मतलब ऐसा कि हमारे इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिस ऑर्बिट में घूमते समय उन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू ये इंटीग्रल मल्टीपल रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ऐसे फिक्स रहनी चाहिए, कोई भी नहीं रहनी चाहिए सर, ये उनका कहना था। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट जो बोर ने दिया। बोर कहते हैं कि जैसे जैसे आप इस न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप लोग न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक पहले शेल में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहेगी। सो एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एज वी मूव away from nucleus। सो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस के दूर भागते जाएंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्सो इंक्रीजेस, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होते जाएगी। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। सो न्यूक्लियस के जो नज़दीक है उसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ कमजोर है। सो कमजोर पकड़ रहने वाले इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सो एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्सो इंक्रीजेस। बोर्स का कहना था कि जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। सो व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एनी इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, मतलब एक्साइट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और जब कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा, सो इमिट कब करेगा? जब कभी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करेगा, सो वापस वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, मतलब डी एक्साइटेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर प्रमोट होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है तो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा? लोअर एनर्जी के तरफ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मतलब इस बोर्स थ्योरी के सक्सेस क्या क्या थे? सक्सेस था कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया। सक्सेस था कि वो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ तो भी स्पेक्ट्रा दिखेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं आप लोग। सो इट वॉज एबल टू एक्सप्लेन द इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर द हायड्रोजन लाईक ॲटम। एक इलेक्ट्रॉन असलेल्या ॲटममध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन हा हायर एनर्जी लेवलवर जाईल, तर तो इलेक्ट्रॉन आता परत लोअर एनर्जीवर जेव्हा येईल, तर तेव्हा मात्र तो काहीतरी एनर्जी काय करतो? इमिट करतो।
आणि इमिट करता वेळेस तो वेगळ्या वेगळ्या एनर्जीच्या रेडिएशन, वेगळ्या वेगळ्या वेवलेंथच्या रेडिएशन इमिट करतो. म्हणजे मला ग्राफ दिसतो, स्पेक्ट्रा दिसतो. तर इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द बोर थ्योरी कंसेप्ट. इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. उसके बाद में सर बोर्स की खास बात ये थी कि बोर्स ने हमें कोई इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के कैलकुलेशन करना भी सिखाया. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रह सकती है, तो उनके लिए उनने फॉर्मूला दिए -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर. ये था फॉर्मूला. जूल में ये एनर्जी, मतलब यदि आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, मतलब n = 1 पुट करोगे तो एनर्जी की वैल्यू आएगी E1. n = 2 पुट करोगे तो कोई तो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी E2. n = 3 पुट करोगे तो एनर्जी की कुछ तो भी वैल्यू आएगी E3. मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये क्वांटाइज्ड रहती है. तो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट धीरे धीरे बोर मॉडल ने शुरू कर दिया था कि कोई ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, कोई भी नहीं रह सकती है. बाद में देखेंगे ना हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे. सो एनर्जी कैलकुलेशन करना सिखाया हमको बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने. बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने मुझे कैलकुलेशन करना बताया कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कितनी रहेगी, और वो फॉर्मूला था n² इंटू h² अपॉन 4π² m z इंटू ई स्क्वेयर. अब क्या क्या है कौन सी टर्म. n मतलब तो पहिल्या शेलमध्ये असेल तर n = 1, चौथ्या शेलमध्ये असेल इलेक्ट्रॉन तर n = 4. त्याला प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणता. h = प्लँक्स कॉन्स्टंट ज्याची व्हॅल्यू फिक्स आहे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड. सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पण फिक्स आहे m. z म्हणजे ॲटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, म्हणजे कार्बन आहे, कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6 म्हणजे 6 प्रोटॉन किंवा 6 इलेक्ट्रॉन असा याचा अर्थ होतो. तर प्रत्येक एलिमेंटचा जो ॲटॉमिक नंबर असतो तो फिक्स असतो. एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स रहेगा. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 असेल, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता जिसका एटॉमिक नंबर 6 ही हो. मतलब नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर. रिमेंबर दैट. एटॉमिक नंबर मतलब कोई एटम में प्रेजेंट रहने वाले प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है. तो Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है. तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे बोर्स थ्योरी के. लेकिन बोर्स थ्योरी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आए, और वो ऑब्जेक्शन तैयार किया किन ने, तो साइंटिस्ट थे हमारे डी ब्रोगलीज, लुईस डी ब्रोगलीज. बोर्स के थ्योरी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन. बोर्स की थ्योरी को बहुत सालों तक सक्सेसफुल थ्योरी माना जा रहा था, लेकिन उस सक्सेसफुल थ्योरी के ऊपर भी लुईस डी ब्रोगलीज नाम के साइंटिस्ट ने और हेसनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया अपने अलग अलग थ्योरीज या अलग अलग प्रिंसिपल्स की मदद से. तो बोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया. बोर्स का दूसरा एडवांटेज था कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं रह सकते, वो क्वांटाइज्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है. उनने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे ऑर्बिट वाइज, वो कैलकुलेशन करना हमें सिखाया. उन्होंने इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से क्या दूरी रहती होगी वो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना सिखाया. इतने सारे एडवांटेजेस रहने के बावजूद भी लुईस डी ब्रोगलीज और हेसनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इस बोर के सक्सेसफुल मॉडल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया. और ये क्या ऑब्जेक्शंस थे बोर्स के मॉडल के ऊपर, और कैसे ये ऑब्जेक्शन जनरेट हुए, क्या नई थ्योरीज इंट्रोड्यूस्ड हुई, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर
द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया तो ये सब चीज़ें भी हमें थोड़ी फार, बहुत डिटेल में नहीं लेके गया मैं आप लोगों को, थोड़ी फार मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि एटम के बारे में डिस्कवरी करने के लिए सर कौन सी थेरीज आई, कौन से लॉज बने और कैसे कोई थेरी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठना शुरू किया। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अगर ट्रू सेंस में अगर देखोगे तो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 मैंने आपको जो दिया सर दैट इज़ द जनरल कंसेप्ट। उसका हमारे लेसन से, हमारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। आज के वीडियो से हमारा एग्जैक्ट कंटेंट शुरू हुआ जिसमें भी मैंने आपको सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्टोरिकल अप्रोच बताया है। जो आप नोट्स अगर देखोगे तो नोट्स के पहले पेज पर इन शॉर्ट ये सब चीज़ें लिखी गई है, वहाँ डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन पढ़ाते समय आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे लुईस डी ब्रोगलीज हेसनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये हमारे लिए एग्जाम का डाटा रहा। तो ऐसा समझो कि दिस इज द वीडियो नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1 फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नागपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो हियर आई हैव टू स्टॉप। थैंक यू सो मच।